हेलो दोस्तों ये इस पेपर का सेकंड पार्ट, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वो पार्ट भी देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी। हमने उसमें पूरा जो 22 तक क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के हमारे 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि इस पार्ट में हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है और इसमें मैप वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट भी आप देख लेना, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया था आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने 22 क्वेश्चन देख लिया था, उसका अथवा वाला हम रह गया था। अथवा वाला हम देख लेते हैं कि अथवा में क्या कर रखा है। तो आपको पहला वाला नहीं करना तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। इसमें बता रखा है कि डेयरी कृषि का क्या महत्व है। आपको बताना है डेयरी कृषि क्यों की जाती है, उसका क्या महत्व है विश्व में, यह नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट मुख्य रूप से क्यों की जाती है। कोई दो उदाहरण आपको बताने हैं। तो ये डेयरी कृषि के महत्व निम्नलिखित कारणों से हैं। देखिए डेयरी कृषि क्यों की जाती है। डेयरी कृषि का मतलब है जो आप दुग्ध उत्पादन देखते हैं, यानी कि पशुओं को लोग पालते हैं और उनका दूध निकाल कर बेचते हैं, तो यही डेयरी कृषि कहलाई जाती है। इसके हम पॉइंट देखते हैं। इसका महत्व, डेयरी कृषि अपने पूर्ण आर्थिक क्रिया है, यानी कि इससे पैसे कमाए जाते हैं, इसलिए ये आर्थिक क्रिया मानी जाती है। इसमें दूध, घी, मक्खन, पनीर आदि पौष्टिक आहार मिलते हैं, तो ये सब हमें प्राप्त होते हैं। देखिए अगर आप पशु पाल रहे हैं, उनका दूध निकाल कर आप खुद ही उपभोग कर रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आप दूध निकाल कर उनको बेच भी रहे हैं तो तब वो आर्थिक क्रिया मानी जाएगी, इसलिए ये आर्थिक क्रिया मानी जाती है, क्योंकि ये डेयरी कृषि करते हैं लोग। और अब तो बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलती है शहरों में भी, शहरों और गांव दोनों में ही। इसमें दूध, घी, मक्खन, पनीर ये मैंने बता दिया था। थर्ड देखते हैं कि डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। पशुओं को चराने व दूध निकालने आदि कार्यों के कारण सारे वर्ष श्रम की आवश्यकता होती है। फलत बहुसंख्यक लोगों को रोजगार मिलता है। तो इससे क्या होता है कि अब रोजगार भी बढ़ा है, इससे रोजगार भी मिल जाता है लोगों को, और इससे एक नया तरीका है पैसे कमाने का। तो इसके एक महत्व हो गए, इसके मतलब विशेषताएं आपको बतानी इससे। दूसरा इसमें बता रहा है कि विश्व में डेयरी कृषि के नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापित होने के कारण निम्नलिखित है। नगरीय और औद्योगिक केंद्र दूध और डेयरी उत्पादों के प्रमुख उपभोक्ता है। देखिए उद्योगों के पास क्यों लगते हैं, क्योंकि उद्योगों में ऐसा कई चीजें बनाई जाती है। मान लीजिए कोई पनीर बनाया जा रहा है, कोई और कुछ चीजें बनाई जा रही है जो दूध से बनती है, कोई मतलब कहीं पे मिठाइयाँ बनाई जा रही है, हलवाई के पास मतलब वहीं पे भी दूध जाता ही है, तो ये पास में लगाए जाते हैं उनके, और ये डेयरी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में डेयरी उत्पादों की मांग अधिक होती है। जो नगर होते हैं, यानी कि जो शहर होते हैं, नगरों का मतलब शहर होता है, शहरों में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं डेयरी कृषि और औद्योगिक केंद्र, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उद्योग होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा की जाती है। विकसित यातायात के साधनों प्रतिशतों का प्रयोग, पास्तेरीकरण आदि की सुविधाओं से भी नगर केंद्रों के निकट डेयरी व्यवसाय को स्थापित करने में बढ़ावा मिलता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट हो जाएंगे। ये आपका ऑप्शन का था, अगर आपने ये वाला नहीं करना हो तो ये वाला भी वैसे सिंपल क्वेश्चन था, और आपका ऑप्शन वाला भी आप देख लीजिए, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। 23 हम देखते हैं। 23 में क्या पूछा गया है कि जनसंचार तंत्र के रूप में टेलीविजन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टेलीविजन आप जानते हैं उसके क्या क्या महत्व है, तो ये इसके महत्व आपको बताना है। इसमें 5 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविजन एक महत्वपूर्ण साधन है। देखिए टेलीविजन से हमें बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती है, जैसे कोई न्यूज़ आ रही हो तो वो भी हमें टेलीविजन से मिल जाती है, करंट न्यूज़ मिल जाती है। आप कोई आप सीरियल भी देख सकते हैं, बेहतर सुविधाएं आपको मिलती है। और एक जनसंचार का माध्यम भी है ये। प्रारंभ में टेलीविज़न सेवाएं केवल राजधानी तक ही सीमित थी, यहाँ तक 1959 में प्रारंभ की गई थी, और 1972 के पश्चात कई और प्रसारण केंद्र खोले गए। पहले क्या था, पहले टीवी केवल शहरों में ही होती थी, यानी कि गांव में बहुत कम पहुंच थी टीवी की। तो टीवी का निर्माण तो हम आज़ादी से पहले ही हम देखते हैं, लेकिन टीवी पहले शहरों में, पहले अलग टाइप की टीवी आती थी, लेकिन अब टीवी के टाइप भी बदल गए हैं। अब टेलीविज़न गाँव में भी आपको देखने को मिल जाएगी, हर घर में अब टेलीविज़न होता है। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके दूरदर्शन के रूप में अलग पहचान की गई। इनसेट एक में इनसेट इनसेट फर्स्ट ए के चालू होने के बाद समूचे नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया, और
इन्हें देश भर के पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। इससे क्या हुआ कि जो जिन क्षेत्रों में सूचनाएं नहीं मिल पाती थी और वहाँ पर बिल्कुल संचार के माध्यम नहीं थे, जो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होते थे, वहाँ पर नेटवर्क स्थापित किए गए। अब आपने देखा होगा जगह जगह नेटवर्क मिलता है आपको, पहले नेटवर्क भी नहीं मिल पाता था, और वहाँ पर टेलीविज़न भी स्थापित किए गए। इसकी 4-5 सारे पॉइंट बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि इसकी ये 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहता है। कभी मतलब इस पे कभी ये बंद नहीं होता, कभी रुकते नहीं इस पे समाचार आना। और अब हम खंड गय देखते हैं। खंड क और ख दोनों हमारे समाप्त हो चुके हैं। खंड गय हम देख लेते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 24 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि ये प्रत्येक 5 नंबर का है। तो 24 हम देखते हैं कि वाणिज्यिक पशुधन पालन की विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार के लिए जो पशुधन पालन किया जाता है उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो एक तरीके से ये डेयरी कृषि में भी हो जाता है। आपको डेयरी कृषि इसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है। तो इसके पॉइंट हम देख लेते हैं। 5-6 पॉइंट आपको बताने हैं इसमें भी। वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित आधुनिक वाणिज्य पशुधन प्रधान व्यवसाय है। देखिए सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें ये किया जाता था, लेकिन अब विभिन्न देशों में ये हो रहा है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की देशों में ये पहले किया जाता था, लेकिन अब भारत जैसे देशों में भी ये होने लगा है। ये इसके अंतर्गत फार्म स्थायी होते हैं और विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं। संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। ये एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त होने पर पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। वहन क्षमता के अनुसार मतलब जो जितना वो खा सकते हैं उतना ही रखा जाता है, ज़्यादा वेस्ट करने के लिए नहीं रखा जाता। यह एक विशिष्ट विधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े होते हैं। देखिए एक प्रकार के पशु, या तो पूरी अगर भैंसें पाली हमें तो सारी भैंसें पाली जाएंगी, अगर सारी गाय पालनी है तो सारी गाय, सारी बकरियां पालनी है तो एक तरीके पशु पाले जाएंगे, और अनेक मात्रा में वो पाले जाते हैं। इसके अंतर्गत पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। पशुओं की प्रजनन, जनन की सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सब इसके पॉइंट हो जाएंगे। 6-7 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप 8, 10, 9, 10 कितने भी आप लिख सकते हैं इसमें, लेकिन 5 नंबर का आपको ध्यान रखना है। थोड़े 1 से 1.5 पेज आपको इसमें लिखना ही पड़ेगा। 25 में देखते हैं कि नवनिश्चयवाद या विचार को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नवनिश्चयवाद आपने सुना होगा कि 3 विचारधाराएं हैं, संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। संभववाद ये बताता है कि प्रकृति सब प्रधान है, प्रकृति के बिना मानव कुछ भी नहीं है। निश्चयवाद ये बताता है कि मानव प्रधान है, मानव के बिना प्रकृति भी कुछ नहीं है। और थर्ड ये बताता है कि प्रकृति और मानव दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों का ही महत्व अलग अलग है। तो नवनिश्चयवाद ये कहता है, इसे रुको और जाओ वैसे भी कहते हैं, और ये ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले इसकी विचारधारा प्रकट की थी। ग्रिफिथ टेलर एक वैज्ञानिक का नाम आता है, तो इन्होंने ये विचारधारा दी थी। देखिए भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की थी जो 2 विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के मध्यवर्त को प्रस्तुत करती है। उन्होंने इस विचारधारा को नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया गया। नगरों में चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। तो इसमें रुको और जाओ का मतलब क्या होता है? इसमें 3 प्रकार की बत्तियां होती है। जैसे लाल बत्ती का अर्थ है रुकना, पीली बत्ती का अर्थ होता है मतलब तैयार रहना, और हरी बत्ती का मतलब है रुको और जाओ। तो ये प्रकृति से जोड़कर देखा जाता है कि प्रकृति के अनुसार हमें रुकना होता है, प्रकृति के अनुसार हमें तैयार भी रहना होता है, प्रकृति के अनुसार हमें जाना भी होता है। तो इन्होंने प्रकृति से जोड़कर इसे दिखा दिया है। फोर्थ पॉइंट आप देखते हैं कि यह संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। यानी कि हम ना तो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है और ना ही हम प्रकृति के बिना कुछ है। यानी कि दोनों बातों इन्होंने कही है कि प्रकृति और मानव दोनों का ही अपना अपना महत्व है। इस प्रकार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता होती है। जब प्रकृति इस रूपांतरण की स्वीकृति दे तो अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ा सकते हैं। कि आप पढ़ लेना क्वेश्चन इसमें आंसर, तो इसमें 6-7 पॉइंट आपको इसमें भी लिखने होंगे।
अब हम 26 पे आते हैं सीधा कि मानव गरीबी सूचकांक पर टिप्पणी लिखिए। गरीबी पर आपको लिखना है, गरीबी सूचकांक आपसे दे रखा है तो गरीबी सूचकांक कम क्यों होता है इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। ये मापता है कि जो जितने जहाँ पर देश में गरीब लोग होंगे उसका मानव विकास सूचकांक उतना ही कम होगा। नॉर्वे का सबसे ज़्यादा मानव सूचकांक माना जाता है क्योंकि एक तो जनसंख्या वहाँ पे कम है और वहाँ पे सभी लोग वहाँ पर साक्षरता भी ज़्यादा है और मतलब अमीर देश है वैसे। गरीब वहाँ पर गरीबी बहुत कम है इसलिए वो सूचकांक में सबसे नंबर पे आता है। आप देखेंगे विश्व में पहले नंबर पे नॉर्वे आता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वालों की संख्या और अल्पभार वाले बच्चों की संख्या सभी गणना होती है। मानव विकास सूचकांक कैसे निकाला जाता है? देखिए इसका मतलब इससे नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है, कि आय से इसका मतलब नहीं है। आय से हम देखें तो ऐसे बहुत से देश है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऐसे अमीर लोग हैं तो उनका मानव विकास ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मानव विकास का सूचकांक तब निकाला जाता है जब वहाँ पर बेहतर सुविधाएं हो, बेहतर शिक्षा सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ हो, कोई बीमार ना हो, उसे ही मानव सूचकांक कहा जाता है। फिर प्राय कि मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घटित करता है। मानव विकास के दोनों मापों, मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये 6-7 पॉइंट इसमें भी आपको देने हैं और अथवा में भी आपको दे रखा है। अथवा करना हो तो आपको अथवा भी कर सकते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर है। इस कथन पर कारणों का विवरण करना है आपको। तो इसमें भी आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं और इसका आंसर आप देख लीजिए। इन आंसर को आप याद भी कर लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। एक दो बार आपको पढ़ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएंगे। 27 हम देखते हैं कि परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। तो परिवहन और संचार दोनों की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो परिवहन और संचार सेवा की सार्थकता निम्नलिखित कारणों से होती है। परिवहन की सेवा व्यक्तियों विनिर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक है। यह वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में लाभदायक होती है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक संगठित उद्योग है। परिवहन वस्तुओं को उत्पादन स्थल से बाजार तक पहुंचाता है जहां उपभोक्ता उनको खरीद कर प्रयोग करते हैं। देखिए जरूरी नहीं कि आप इसी भाषा में अपने आंसर दें, आप अपनी भाषा में आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, उससे आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। क्योंकि आप बुक के डिट्टो डिट्टो लिखेंगे तो इससे ये होगा कि आप डिट्टो ही मतलब नकल करके ही वैसे लिखते हैं, मतलब आपने रट के लिखते हैं आप बुक में। इसलिए समझ के क्वेश्चन को लिखिए और अपनी भाषा में उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। फोर्थ इसमें पॉइंट हो जाएगा कि प्रौद्योगिक विकास के लिए भारी मात्रा में मशीनों तथा अन्य सामान को कारखानों के लिए लाने ले जाने का कार्य परिवहन तंत्र द्वारा किया जाता है। इसलिए देश में सड़क परिवहन के अंतर्गत सड़कों का जाल होता है। यह सड़कें विभिन्न स्थानों को आपस में जोड़ती है। इसके अतिरिक्त जल परिवहन, वायु परिवहन आदि भी विकास में सहायक है। देखिए इसमें सबसे पहले आप परिवहन के बारे में डेफिनेशन दे दीजिए, फिर परिवहन के 3 साधन आपको बता देने हैं, स्थल, जल, वायु, फिर उनके बारे में एक एक करके विशेषताएं बता दीजिए। तो ऐसे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसमें 4-5 पॉइंट ऐसे बना के दें। और संचार में बारे में आप बता सकते हैं कि संचार क्या है। संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रसारण सम्मिलित है। संचार का मतलब आप जानते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। इसकी विशेषताएं आप बता सकते हैं। अब बहुत आधुनिक माध्यम आप देख रहे हैं, आप ये फ़ोन देख रहे हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी संचार ही है। मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये संचार ही है। आप टेलीविज़न देखते हैं, इंटरनेट पर कोई भी चीज़ आप देखते हैं, वो संचार ही है। अखबार पढ़ते हैं तो ये सब संचार ही है। तो इसमें आप बता सकते हैं। 28 हम देखते हैं, पिछले 4 या 5 दशकों 1960 से 61 तथा 2003 में किन भू उपयोग समर्गों में परिवर्तन आए हैं, उनमें वृद्धि और घटते क्रम के कारणों का वर्णन कीजिए। भू उपयोग यानी कि भूमि का उपयोग में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। पहले ज़्यादा कृषि की जाती थी या कम की जाती थी, अब ज़्यादा होने लगी या कम होने लगी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपके 4-5 पॉइंट है। पॉइंट में पहला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों में तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर बढ़ी है। देखिए पहले हम कृषि पर ज़्यादा जनसंख्या निर्भर थी, 85 जनसंख्या केवल कृषि पर निर्भर थी, लेकिन अब थोड़ा बदलाव आया है। अब हम नए नए उद्योग स्थापित होने लग गए हैं जब से एलपीजी की हमने नीति अपनाई है।
सेवा क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ने लगे हैं, तो अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों पर भी हम निर्भर रहने लगे हैं। इसलिए ये थोड़ा परिवर्तन आया है, भू उपयोग में थोड़ा परिवर्तन आया है। गाँव व शहरों की बस्तियों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। गाँव की बस्तियों में वृद्धि भी हुई है। देखिए, वृद्धि होएगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वृद्धि तो होगी, और आने वाले समय में और भी होगी। अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि की वृद्धि कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि तथा कृषि भूमि की उपयोग उत्तरदायी है। पहले तो ज्यादा भूमि पर कृषि की जाती थी, लेकिन अब कृषि भूमि कम हो गई है। अब बसाव के लिए ज्यादा भूमि होगी। देखिए, इतनी ज्यादा जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल कम है, तो जिस जमीन पर कृषि की जा रही है वहां पर मकान बनाए जाएंगे, नए नए घर बनाए जाएंगे, वहां पर लोग बसेंगे। इसलिए जो भूमि उपयोग है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे। उपयोग तो हो रहा है, लेकिन कृषि कार्य में उपयोग नहीं हो रहा है। तो ये इसके 4-5 पॉइंट और लिख सकते हैं आप। सीमांकन के कारण वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि वर्षा की अनियमितता तथा फसल चक्र के कारण हुई है। अथवा में दे रखा है कि कपास की खेती के लिए जलवायु मृदा की अनुकूल दशाएं हैं। भारत में कपास के उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो इसमें कपास हम देखते हैं तो ज्यादातर गुजरात, थोड़ा सा पंजाब आपका राज्य, थोड़ा सा महाराष्ट्र है, तो इन राज्यों में ज्यादा कपास उगाया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी लाभदायक होती है, और इसमें जलवायु भी मतलब समतल, मतलब वो चाहिए, समान चाहिए, सम जलवायु पाई जानी चाहिए, मतलब ना ज्यादा ठंड हो ना ज्यादा गर्मी हो। तो ये एक उष्ण कटिबंधीय और खरीफ की फसल है। भारत छोटे रेशे वाली व लंबी रेशे वाली दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। विश्व में भारत का कपास उत्पादन में चीन, अमेरिका तथा पाकिस्तान के पश्चात चौथा स्थान है। देखिए, पाकिस्तान का तीसरा नंबर स्थान है, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ था उससे पहले जो पाकिस्तान का कपास का हिस्सा था वो भारत में ही था। अब विभाजन के बाद सारा हिस्सा, मतलब आधे से ज़्यादा हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया। इसलिए जो पाकिस्तान का सिंधु प्रांत का हिस्सा है, और जो पंजाब के ऊपर का जो सारा हिस्सा है, वो सब कपास का हिस्सा ही है। वहाँ पर कपास की खेती होती है, इसलिए वो तीसरे नंबर पे आता है। यह देश के 4.7% बोए गए क्षेत्र पर बोई जाती है। इसके उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। तो ये 4 राज्य इसमें बता रखे। प्रमुख रूप से गुजरात में उगाया जाता है, और महाराष्ट्र में भी, पंजाब, हरियाणा, और ये 4 राज्य हैं इसके। खंड आप गए देखते हैं, आपका खंड गए भी खत्म हो गया आपका। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, 29 और 30, ये दोनों मैप के क्वेश्चन है। 5-5 मार्क्स, 10 मार्क्स तो आपको ऐसे मिल जाते हैं मैप के। तो बहुत बच्चों को परेशानी होती है मैप करने में। देखिए, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर की मैप आप एक बार देख लीजिए। एक बार आप देख लेंगे तो क्या होगा कि आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने देखी थी। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप देख सकते हैं मैप में। और वैसे भी मैंने पिछली बार मैप की वीडियो बना रखी, एक बार वो भी देख लीजिए। अब इसमें 29 में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपकी 7 दे रखे हैं। 7 में से केवल आपको 5 ही भरने हैं। 5 भरेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 7 में से 5। सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे देश होता है। तो दक्षिण अमेरिका आप देखते हैं तो नीचे यहाँ पर, ये आपको पहले ही पूछा गया था मैप में, तो सबसे यहाँ पे ब्राजील सबसे बड़ा देश है। पहला आपका ये हो जाएगा। एक मेगा शहर, एक मेगा शहर का मतलब है एक बहुत बड़ी आबादी वाला शहर। तो सबसे बड़ी आबादी वाली शहर कौन सा है? टोक्यो, जो कि जापान में स्थित है, जापान की राजधानी है। निर्वाह कृषि क्षेत्र, निर्वाह कृषि क्षेत्र राज्य कहाँ पर है? तो निर्वाह कृषि क्षेत्र राज्य अफ्रीका और इनमें पाया जाता है। अफ्रीका, ये आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं। पहले एक आंसर क है जो कि ब्राज़ील है, दूसरे का ख हो जाएगा। यहाँ पे संघाई बता रखा है, लेकिन आप टोक्यो भी बता सकते हैं, सबसे आबादी वाला टोक्यो या संघाई। आपको ऑप्शन जहाँ पे दे रखा हो वो आपको बताना है। थर्ड हम देख सकते हैं निर्वाह कृषि क्षेत्र। तो निर्वाह कृषि क्षेत्र कहाँ पे है? गैस का ढूंढिए। अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो यहाँ पे निर्वाह कृषि का ये क्षेत्र है। फोर्थ हम देखते हैं विस्तृत वाणिज्य कृषि का एक क्षेत्र। तो विस्तृत वाणिज्य कृषि का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया है। गै हम देखते हैं तो ये शायद गै देख रहे हैं तो ये वेल्डस है, यानी कि यहाँ पे विस्तृत वाणिज्य कृषि का क्षेत्र पाया जाता है वेल्डस में। ये आपका पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। और गहन कृषि, मिश्रित कृषि का एक क्षेत्र, मिश्रित कृषि का एक क्षेत्र आपका डेट देख लेते हैं मैप में कौन सा है। उत्तर पश्चिमी यूरोप, जो यहाँ पे ये निशान हो रहे हैं, ये आपका गहन कृषि का क्षेत्र है।
वाणिज्य पशुधन वाणिज्य पशुधन कहाँ पर होता है? तो ये हमारा होता है, ये एशिया में किया जाता है। चाहे आपका एशिया में, तो एशिया के जो देश हैं जैसे रूस हो गया और चीन हो गया, भारत भी इसमें शामिल है, तो ये एशिया में किया जाता है। और गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र कहाँ पे होता है? गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र का भी ये भारत में होता है, गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र। तो ये आपके सारे ऑप्शन मैप में दे रखे हैं, आप मैप में इसमें सारा आंसर आपको देख सकते हैं इसमें। अब इसके आंसर भी नीचे आपको दे रखा है, ब्राजील, संघाई आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय, वेल्डस उत्तर पश्चिम यूरोप, एशिया, भारत। इन आंसरों को आप मैप में भरने की कोशिश कीजिए। आप दूसरा मैप खरीद लीजिए, उसमें भी आप भरने की कोशिश कीजिए। 30 आप क्वेश्चन देखिए कि भारत के लिए दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों को उपयुक्त द्वारा अंकित करना है। इसमें भी 7 दे रखे हैं, 7 में से केवल आपको 5 ही दर्शाने हैं, और आप 7 के साथ दर्शा दें तो और भी अच्छी बात है। पहला कि वह राज्य जिसमें सबसे कम शहरीकरण है, सबसे कम शहरीकरण उड़ीसा में माना जाता है, इसलिए सबसे कम उड़ीसा हो जाएगा। इसको आपको उसमें भी दर्शाना है इंडिया के मैप में। तो इंडिया का मैप आपको दिखा देता हूँ। सबसे कम इसमें हाँ हिमाचल प्रदेश दे रखा है सर। वैसे उड़ीसा में भी कम माना जाता है, लेकिन इसमें आपको हिमाचल प्रदेश बढ़ना है। इसमें ऑप्शन आपको दे रखा होगा, तो हिमाचल प्रदेश आपका क्या। सेकंड हम देखते हैं कि वह राज्य जिसका मानव विकास सबसे ज़्यादा है, मानव विकास केरल का है सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन ख केरल हो जाएगा। आपको मैप में केरल आपको पता है, ये लोकेशन केरल सबसे नीचे मतलब सबसे दक्षिण में है। और थर्ड हम देखते हैं, थर्ड इसका कि वह राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व किस में है सबसे ज़्यादा? तो पश्चिम बंगाल या बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व माना जाता है। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का माना जाता है जनसंख्या घनत्व। तो पश्चिम बंगाल भी आप दर्शा सकते हैं, पश्चिम बंगाल की लोकेशन भी आपको पता है। इंडिया का तो आप कर लेंगे आसानी से, लेकिन ज़्यादा दिक्कत आपको वर्ल्ड में आती है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड के मैप की 1-2 वीडियो और बना दूं। वह राज्य जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है, तो वह राज्य बताना आपको। तो शहर भी आप बता सकते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो इनकी 10 मिलियन से अधिक है, मतलब 1 करोड़ से अधिक इनकी जनसंख्या है। तो इसमें दिल्ली के बारे में बता सकते हैं, आप दिल्ली दर्शा सकते हैं। दिल्ली भी आपको लोकेशन पता है दिल्ली की। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य, तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक होता है। ये आपकी मैं अभी आंसर सारे दिखा दूंगा आपको, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बेल्लारी लोह आयस्क खाने, तो बेल्लारी कर्नाटक का एक क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोह आयस्क खाने हैं। लोह आयस्क मतलब कच्चा लोहा यहाँ पे प्राप्त होता है हमें। कटनी, तो ये मध्य प्रदेश में है, कटनी बॉक्साइट की खाने। तो ये आप सारे आंसर इसमें देख सकते हैं, आंसर इसके क्वेश्चन के पढ़ के, और आपको फिर मैप में आपको दर्शाने, सारे मैप के आंसर दर्शाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपका सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ मिला होगा इस वीडियो से। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब कम है, इसलिए मन नहीं करता कि वीडियो और बनाऊं, इसलिए नेक्स्ट आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पेपर की चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।